हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, कुछ हिस्ट्री के भी हैं और कुछ ज्योग्राफी के हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विद्या क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं लेक हरिया से। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। तो लेक हरिया के शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सर्ग प्रतिस्वर्ग वंश मनवतर और वंशानुचरित संकेतक है किसके? वंशानुगत चरित संकेतक हैं ये सभी। तो ये हैं किसके? आपके पुराणों के। ठीक है, तो ये पुराणों के क्या हो जाते हैं? आपके संकेतक हो जाते हैं। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवतर और वंशानुचरित। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, यानी कि पुराणों के। अगला क्वेश्चन है, सूची वन से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। और तो इसमें प्राचीन जनपद दे रखे हैं पहले सूची में, और दूसरी सूची में उसकी राजधानी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जो पंचाल है उसका क्या आ जाएगा आपका? पंचाल का आ जाएगा तीसरा, अहिचित्र वाला। वत्स का आ जाएगा आपका क्या? कौसाम्बी। वेदिया चेदी का क्या आ जाएगा? सुक्तिमती। और चौथा अस्मक का क्या आ जाएगा? पोतना या पोटली। मतलब डी का फर्स्ट आ रहा है ना, तो ये आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं इसमें आंसर क्या है। हाँ, ऑप्शन बी राइट आंसर है आपका। तो पांचाल का अहिस्त्र हो जाएगा, वत्स का कौसाम्बी, चेदी या फिर चेती का सुक्ति गति, और अस्मक का पोतना या फिर पोटली, ये इसकी राजधानी थी। ठीक है, तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था कह रहा है इसमें से? तो इसका अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदत्त। ये ऑप्शन गलत दे रखा है डी, तो ये बी में होना चाहिए था। तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदत्त था। ठीक है, तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त था, जिसे जो है उसके सेनापति था एक सम्राट पुष्यमित्र शुंग ने जो है मारकर शुंग राज्य की स्थापना की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थान काशी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो स्थान कावासी का संबंध, संप्रदाय का संबंध किससे है? जैन मत से। ठीक है, आपका जैन मत से आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा इसका डिटेल में पढ़ते हैं। तो स्थान कवासी जो है भारत के श्वेतांबर जैनों का एक आधुनिक उप संप्रदाय है। स्थान कवासी मूल समूह से इस अर्थ में भिन्न है कि वे मूर्ति पूजा एवं मंदिर के आचार को अस्वीकार करते हैं। इस संप्रदाय की स्थापना 17वीं सदी में लोका शाह के नेतृत्व में हुई थी, जो पहले लुप्पाक और या फिर लोकागच्छ कहलाने वाले अमूर्ति पूजक संप्रदाय के सदस्य थे। लुम्पाक तथा लोकागच्छ दोनों समूह की आस्था इस तर्क पर आधारित है कि जैन धर्मशास्त्र में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? इसका बी आ जाएगा। तो क्या कह रहा है कि भारत की धार्मिक संप्रदायों के संदर्भ में स्थान कवासी संप्रदाय की संबंध किससे है? जैन मत से है। और जो इसके स्तन काशी की जो इम्पोर्टेंट है इसमें ये कह रहा है कि जो इसका नेतृत्व किया था, किसने किया था 17वीं शताब्दी में? इस संप्रदाय की स्थापना करता है कौन? लोका शाह के नेतृत्व में हुई थी। ठीक है, जो पहले लुपांक या फिर लोकागच्छ कहलाने वाले अमूर्ति पूजा संप्रदाय के सदस्य थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो क्या हो जाएगा आपका? दिल्ली आ जाएगा आपका। जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली यानी कि क्षेत्र दिल्ली का घनत्व सबसे अधिक है। और कितना है इसका घनत्व? 11,320 व्यक्ति वर्ग प्रति किलोमीटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो कौन है? दिल्ली जो है संघ क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला आ जाता है। और इसका जो 11,320 व्यक्ति वर्ग प्रति किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व मापने की इकाई क्या है? तो क्या आ जाएगा आपका? व्यक्ति प्रति किलोमीटर। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व मापने की इकाई क्या है? व्यक्ति अपॉन किलोमीटर। इसमें यह देखा जाता है कि किस एक किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की आबादी अब इन देशों की संयुक्त आबादी से अधिक है। तो ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और पाकिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है, तो ये 5 देश हो गए। इस 5 देशों की जो है ए वाला ऑप्शन सही है। ये 5 देशों के बराबर जो है भारत की आबादी है, इतनी बराबर है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है, राइट आंसर हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च लिंगानुपात वाला शीर्ष राज्य कौन है? तो शीर्ष राज्य की बात पूछ रहा है सबसे ज़्यादा वाला। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका आंसर? इसका आंसर है पौंडीचेरी। ठीक है, किसकी बात कर रहा है ये?
सर्वोच्च लिंगानुपात वाला शीर्ष राज्य कौन सा है कह रहे हैं, तो आ जाएगा आपका क्या, पौंडीचेरी कह रहा है। पौंडीचेरी 1037, तमिलनाडु 996। तो मेरे ख्याल से पौंडीचेरी तो यहाँ मुश्किल से होगा, इसका तमिलनाडु होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ऑप्शन में गलत दे रखा है। तो सर्वोच्च लिंगानुपात वाला शीर्ष राज्य क्या होगा, तेलंगाना होगा आपका, तमिलनाडु सॉरी तमिलनाडु होगा, आंध्र प्रदेश उसके बाद होगा, उसके बाद छत्तीसगढ़। पौंडीचेरी तो संघ क्षेत्र में आ गया ना, तो वो नहीं होगा। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, जनसंख्या दिवस मनाया जाता है आपका कब, 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है जनसंख्या दिवस, ये इंपॉर्टेंट है। तो 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल द्वारा इसे शुरू किया गया था। माना जाता है कि 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 500 करोड़ हो गई थी, और वैश्विक जनसंख्या मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों के तहत इसे शुरू किया गया, जिसमें परिवार नियोजन, लिंग समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकारों का महत्व शामिल किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले, कहाँ से निकले इसमें से, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका दमदमा से, ठीक है। दमदमा नामक मध्य पाषाणिक प्रस्थल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। 1982 से 1987 तक यहाँ हुए उत्खनन के फलस्वरूप 41 मानव शवाधान मिले हैं, जिसमें से 35 कब्रों में एकल शवाधान, 5 कब्र में दो दो मानव शवाधान तथा एक कब्र में एक साथ 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ये, पर्यटक के विकास में संबंधित योजनाओं के निर्धारण के लिए वर्ष 1972 में उत्तर प्रदेश निर्देशक का गठन किया गया। बाद में पर्यटन से संबंधित वाणिज्यिक गतिविधियों के देखभाल और क्रियान्वयन के लिए वर्ष 1974 में पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई है। ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश उस समय से है, उत्तराखंड जो हो उत्तर प्रदेश में था, ठीक है। 2000 में जो अलग हुआ था उत्तराखंड, तो ये आ सकता है, ठीक है। पर्यटन के विकास से संबंधित योजनाओं के निर्धारण के लिए वर्ष 1972 में यूपी निदेशालय का गठन किया गया। बाद में पर्यटन से संबंधित वाणिज्य गतिविधियों के देखभाल और क्रियान्वयन के लिए वर्ष 1974 उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक निधि से देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्य में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है, तो आपका हो जाएगा उसकी बिक्री, ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। तो इससे जो जो इम्पोर्टेंट बनते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और जो क्वेश्चन अदर है उसको साइड कर देंगे। तो इसके बाद एक क्वेश्चन है, पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे कह रहता है, तो थे कौन, कमलापति त्रिपाठी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है, विज्ञान नगरी कहाँ पे है, लखनऊ में है, ठीक है। विज्ञान नगरी लखनऊ है, प्रयागराज उच्च न्यायालय है, कानपुर भारत का मैनचेस्टर हो गया, नोएडा फिल्म सिटी पार्क, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि नोएडा में फिल्म सिटी पार्क कहाँ है, तो नोएडा में हो गया, कानपुर भारत का चेन्सेस्टर हो गया, भारत का मैनचेस्टर कानपुर, प्रयागराज उच्च न्यायालय, लखनऊ हो गया विज्ञान नगरी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है, क्या है इसमें, बीघा, बीघा है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं जो जो इम्पोर्टेंट है। फिर कह रहा है, न्यू दिल्ली में हाल ही में आयोजित 5वीं द्विवार्षिक अंतर सरकारी परामर्श बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो किसने की थी, सुश्री एंजेला मार्कर ने की थी। न्यू दिल्ली में हाल ही में आयोजित 5वीं द्विवार्षिक अंतर सरकारी परामर्श बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, सुश्री एंजेला मार्कर ने की थी। जर्मनी चांसलर है एंजेला मार्कर ने 1 से 3 नवंबर तक भारत की यात्रा की, और प्रधानमंत्री मोदी और जर्मनी के साथ के उनके साथ थे। और क्या है भी इसमें इंपॉर्टेंट है, चांसलर एंजेला मार्कर ने इजरायली, फिर एक क्वेश्चन, इजरायली स्पाईवेयर जिसके जरिए भारत सहित वैश्विक स्तर पर जासूसी घटना हाल के दिनों में चर्चा में रही, वो क्या है, तो वो है क्या, पेगासूस, ठीक है। इससे भारतीय पत्रकार, राजनीतिक नेता और मानवाधिकार कार्यकर्ता जासूसी का शिकार बने हैं। स्पाईवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर या मोबाइल में उपयोगकर्ता की गैर कानून में इंस्टॉल किया जा सकता है, और उसके बारे में सूचनाएं एकत्र की जा सकती हैं। तो इजरायली स्पाईवेयर जिसके जरिए भारत सहित वैश्विक स्तर पर जासूसी घटना हाल के दिनों में चर्चा में रही, वो है क्या है, पेगासूस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लीलाधर जगुड़ी को उनके लिए कृति के लिए 28वें ब्याज सम्मान से नवाजा गया था। कब नवाजा, कौन से उसके लिए नवाजा गया था, तो नवाजा गया जितने लोग उतने प्रेम के लिए, ठीक है। जितने लोग उतने प्रेम के लिए लीलाधर जुगुड़ी को उनकी कृति के लिए 28वें ब्याज सम्मान से नवाजा गया था।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, न्यू दिल्ली में हाल ही में आयोजित 5वीं द्विवार्षिक अंतर सरकारी परामर्श बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ये तो क्वेश्चन पढ़ लिया मैंने। इसका आंसर क्या है? सुश्री एंजेला मार्कल, ठीक है, जर्मनी की चांसलर है ये। तो भारत में निम्न में से किस देश के साथ डस्ट लीक 2019 नाम से ही हाल ही में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो यह किया गया है उज्बेकिस्तान में, ठीक है। डस्ट लीक 2019 नाम से हाल ही में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया उज्बेकिस्तान में। तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीक 2019 में उज्बेकिस्तान के ताशकंद में 4 से लेकर 13 नवंबर तक चिरचिक प्रशिक्षण क्षेत्र में आयोजित किया गया। दोनों देशों के बीच पहली बार आयोजित यह संयुक्त सैन्य अभ्यास आतंकवाद से निपटने के तौर तरीकों पर केंद्रित है, ठीक है। तो कहाँ हुआ था ये संयुक्त सैन्य अभ्यास? डस्ट लीग 2019 उज्बेकिस्तान के ताशकंद में 4 से लेकर 13 नवंबर, ठीक है, 2019 का क्वेश्चन है। और उसके बाद एक क्वेश्चन और है, क्या कह रहे हैं, भारत और उज्बेकिस्तान ने हाल ही में सैन्य चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में 3 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? कह रहा है तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, ठीक है। भारत और उज्बेकिस्तान ने हाल ही में सैन्य चिकित्सक और शिक्षा के क्षेत्र में 3 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौता वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो भारत और उज्बेकिस्तान में हाल ही में सैन्य चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में 3 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ये समझौता जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उज्बेकिस्तान की यात्रा के दौरान हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस देश के साथ डस्ट लीग 2019 नाम से हाल ही में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये तो पढ़ लिया था हमने। तो ये उज्बेकिस्तान में होता है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन निगम की स्थापना कब हुई? कह रहा है ये क्वेश्चन, तो इसको हम हटा देंगे। इसका डी आंसर कह रहा है ये, पता नहीं क्या है ये। भारतीय संविधान की संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था, कह रहा है किसके द्वारा किया गया था? कह रहा है तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, ठीक है। जो भारत का संविधान सभा का गठन किया था वो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया था, क्योंकि फरवरी 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे क्लेमेंट एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य थे, लॉर्ड फैथिक लॉरेंस भारत सचिव जो थे, सर स्टिफ्ट क्रिप्स जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, और तथा एवी अलेक्जेंडर जो क्या थे, एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड या नौसेना मंत्री थे। इस मिशन को विशिष्ट अधिकार दिए गए थे तथा इसका कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों और संभावनाओं का तलाशना था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 से लेकर 342 तक किससे संबंधित है? ये है लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण तथा प्रतिनिधित्व से है, ठीक है। 330 से लेकर 342 तक कह रहा है, ठीक है। तो भाग 16 में आता है अनुसूचित जाति तथा जनजाति से संबंधित, भाग 16 में आता है 330 से लेकर 342 तक आता है लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण तथा प्रतिनिधित्व से। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ये क्या है, तो बहुत बड़ा है, तो इसमें को भी पढ़ लेते हैं थोड़ा। 330 कह रहा है लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व उस समुदाय के 2 से अधिक सदस्य नाम निर्देशित कर सकेगा। 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व उस समुदाय के 2 से अनधिक सदस्य नाम कर सकेगा, कह रहे हैं। 332 की बात करें तो राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण फर्स्ट, कह रहे हैं। प्रत्येक राज्य की जो विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए और 8 असम के स्वशासित जिलों के अनुसूचित जनजातियों को छोड़ के अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे। 334 की बात कर रहा है कि स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 60 वर्ष के पश्चात न रहना। 335 कह रहा है सेवाओं पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण। 337 कह रहा है कि आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध है। 338 अनुसूचित जातियों के लिए एक आयोग होगा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नाम से ज्ञात होगा। संविधान नवाईसवां संशोधन अधिनियम 2003 की धारा 2 द्वारा 19 फरवरी 2014 से अनुसूचित जनजातियों शब्दों का लोप किया गया। 342 कह रहा है अनुसूचित जातियां राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात 5 लोक अधिसूचना द्वारा उस जनजातियों या जनजाति समुदाय को विनिष्ट कर सकेगा। ये काफ़ी लंबा चौड़ा है ये। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, फिर कह रहा है मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? तो क्या प्रभाव होगा इसका?
तो कह रहा है ऑप्शन तो कह रहा है ये बी राइट आंसर है। कह रहा है क्या कर रहा है, मैंग्रोव जो है विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। कह रहा है मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा, तो मैंग्रोव विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। कह रहा है उसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्र वृत्त के सिद्धांत पर नगर कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं आपके अमेरिका में। केंद्र वृत्त के सिद्धांत पर नगर कहाँ पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं अमेरिका में। तो अमेरिका ऐसे नगर अमेरिका के शिकागो शहर में पाए जाते हैं। इस सिद्धांत को पार्क तथा वर्गस ने दिया। उन्होंने बताया कि ऐसे नगरों को विकास भीतर से बाहर की ओर वृत्त के रूप में होता है। नगरों का विकास 6 प्रकार से होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि केंद्र वृत्त के सिद्धांत पर नगर कहाँ पाए जाते हैं, तो अमेरिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कच्ची वस्तुओं को कैंसर किसने कहा, तो कच्ची वस्तुओं को कैंसर किसने कहा, डेविड हंटर ने कहा था। आपका आ जाएगा ये, डेविड हंटर ने क्या कहा था, कच्ची वस्तुओं को कैंसर कहा था। ठीक है, लेकिन इसमें जो है एक नीचे दे रखा कि पार्क तथा वर्गस ने केंद्र वृत्त का सिद्धांत दिया है करके बता रहा है वो। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, होमरसाइट ने, ये कह रहा है होमरसाइट ने क्या सेक्टर सिद्धांत का दिया, खंडीय स्तर का ये जी टेलर ने। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन, किसने कहा राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, तो ये कहा था के एम नम्बियार ने कहा था। क्या कहा था, राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। के एम नम्बियार ने सर्वप्रथम संविधान में उल्लिखित राज्यों में राष्ट्रपति शासन संबंधी प्रावधान का विरोध करते कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का मूल अधिकार हटा दिया गया, तो ये हटा दिया गया किसके तहत, 44 के द्वारा। ठीक है, कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का मूल अधिकार हटा दिया गया था, तो 44 से। भारत के मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, भारत के मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44 संविधान संशोधन 1979 ईस्वी के द्वारा संपत्ति का अधिकार जो है आर्टिकल 31 तथा आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 31 तथा आर्टिकल 19 का एफ कह रहे हैं, 19 एफ है शायद, को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। तो पूछ सकता है कि किस में रखा गया इसको, तो 300 ए में के अंतर्गत रखा गया आर्टिकल 301 किसको, तो रखा गया है संपत्ति का मूल अधिकार। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुमोदन कम से कम कितने निर्वाचकों द्वारा किया जाना चाहिए, कह रहा है ये। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुमोदन कम से कम कितने निर्वाचकों द्वारा किया जाना था, आई थिंक इसका तो 50 होना चाहिए। देखते हैं क्या है, इसमें दे नहीं रखा इसने, 85 होगा आई थिंक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कह रहे हैं। इसको छोड़िए आप, तो कह रहे हैं सी वाला आंसर सही है। कह रहा है 2 और 4 सही है। कह रहे हैं देश की जनसंख्या में इसका 16.5% का योगदान है। इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सी ऋतु में राज्य में सबसे कम वर्षा देवरिया तथा फैजाबाद जिले में होती है। तो ऑप्शन कह रहा है डी कोई नहीं है, कह रहा है सब गलत है। कह रहा है तो पढ़ते क्यों है, इसके छोड़ देते हैं हम। तो धात्विणीय विकास कह रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। तो ये कह रहा है आंसर क्या होगा इसका, वी होगा, वी। प्राकृतिक संसाधन साधारण विकास की सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसके उपग्रह के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है, तो ये प्राकृतिक संसाधन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण प्राप्त स्तर कौन सा है, सर्वाहारी। सर्वाहारी का है, कह रहा है ये पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण प्राप्त स्तर है सर्वाहारी का। खाद्य श्रृंखला में मानव है, कह रहा है क्या है, मानव प्राथमिक द्वितीय उपभोक्ता है मानव। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है, प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता है। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक द्वितीय और तृतीय। पूछ सकता है उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, प्राथमिक द्वितीय और तृतीय। ठीक है, आपने पढ़ा होगा 7th 8th में। ये पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है, तो ये होगा चिपको आंदोलन का। ठीक है, चिपको आंदोलन यह पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए गया था। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है, चिपको आंदोलन का है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन, ये आगे क्वेश्चन क्या है। फिर कह रहा है नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज वाराणसी में नहीं आगरा में स्थित है, कह रहा है। तो पूछ सकता है वो भी कि नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पे है, ये वाराणसी में नहीं आगरा में है, कह रहा है आगरा है। कह रहा है रामलीला किसका सुप्रसिद्ध चित्र है, कह रहा है ये है भवानी चरण का। ठीक है,
फिर इसके बाद इनके से क्वेश्चन पढ़ते हैं इसमें से। ये जो है क्या है, कह रहा है इसमें वर्ष 1930 में सर्वप्रथम मेरठ से नलकूप का निर्माण हुआ था। वन महोत्सव कब प्रारंभ हुआ था, इसका नारा क्या था? वन महोत्सव की बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1952 से। वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी है, और रोटी ही जीवन है। 1952 में वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी है, और रोटी ही जीवन है। ये डी हो गया। 19 ये कब 1952 में वन महोत्सव का है नारा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपका, निम्न में से कौन सी नदी नेपाल के रुकमकोट नामक स्थान से निकली है? तो ये जाएगा क्या, क्या है? राप्ती, राप्ती है, ताप्ती, राप्ती लग रहा है। राप्ती नदी कह रहा है। राप्ती नदी नेपाल के रस्क मोड़ नामक स्थान से निकलती है। इसकी मुख्य सहायक नदी रोहिणी है, या प्रदेश में बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर एवं गोरखपुर में बहती हुई देवरिया के बहराइच के समीप घाघरा में मिल जाती है। तो ये तो ज़्यादा पूछेगा नहीं। और ये पूछ सकता है कि बेतवा भोपाल के दक्षिण पश्चिम से निकलती है। कैमूर पहाड़ियों के उत्तरी ढाल से केन क्या कह रहा है, केन तथा टोस मेहर के निकट तमसा कुंड से निकली है। तो बेतवा पूछ सकता है, तो भोपाल के दक्षिणी पश्चिम से निकलती है। भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो कैमूर पहाड़ियों के उत्तरी ढाल से केन तथा टोस मेहर के निकट तमसा कुंड से निकले। उसके बाद अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में नगर स्वायत्त प्रशासन की शुरुआत कब की गई थी? तो 1916 है ये, और उत्तराखंड में भी यही मिलेगा आपको, 1916। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट देखते हैं। ये तो मैंने पढ़ लिया है शायद, आई थिंक, हाँ ये हमने बता दिया है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, चीन 16.41%, यूएसए 5.72%, सऊदी अरब 4.74% है। आई थिंक ये किसकी बात कर, जनसंख्या की बात कर रहा है। हाँ, तो जनसंख्या की बात कर रहा है, सबसे ज़्यादा चीन में है, फिर यूएसए में है कह रहा है। मतलब वो ऑप्शन दे रखे होंगे उन्होंने इसमें से, तो बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है करके। तो एक क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। फिर है, फाकिम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो फाकिम है कहाँ पे? नागालैंड में है फाकिम। इंपॉर्टेंट है गाइस ये फाकिम का, कई बार पूछा जाता है कि फाकिम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो आपका आ जाएगा नागालैंड में है। उसके बाद लाला पांडा परियोजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1996 में किया गया। राइट आंसर हो गया 1996 लाल पांडा परियोजना वर्ष शुरू किया गया था, ठीक है। उसके बाद भारतीय पशु कल्याण बोर्ड कहाँ स्थित है? तो ये है आपका चेन्नई में है दोस्तों। ये भारतीय पशु कल्याण बोर्ड कहाँ स्थित है? चेन्नई में। तो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड चेन्नई में स्थित है। अब इसका मुख्यालय हरियाणा के सिकरी के बल्लभपुर में आ गया है, ठीक है। कह रहे हैं इसका मुख्यालय हरियाणा के सिकरी के बल्लभगढ़ में आ गया है। तो पूछ सकता है कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड कहाँ स्थित है, पूछेगा। तो आपको कहना है चेन्नई। अगर चेन्नई ऑप्शन में नहीं होगा तो हरियाणा आएगा, तो हरियाणा में कर देना आप। वैसे चेन्नई ही आएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि वो पहले का है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है, किस राज्य में ने ग्रीन बचाओ स्वच्छ रहो नाम से एक जागरूक अभियान शुरू किया है? तो किया है पश्चिम बंगाल ने, ठीक है। कि किस राज्य ने ग्रीन बचाओ स्वच्छ रहो नाम से एक जागरूकता अभियान शुरू किया? पश्चिम बंगाल ने किया है। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुमित्रा अमूर साइबेरियन पलायन अमोई और इंडो चाइनीज दक्षिणी चीन खबरों में देखे गए किसकी प्रजातियां हैं? ये पूछ रहा किसकी प्रजाति, बाघ की उपजातियां हैं, ठीक है। हाल ही में सुमित्राण अमूर साइबेरियन मलयान आमिर इंडो चाइनीज दक्षिण चीन खबरों में देखी गई किसकी प्रजाति है? बाघ की उप प्रजातियां हैं, ये याद रखना। फिर अगला क्वेश्चन है कि ये तो उत्तर प्रदेश का बता रहा है पूरा। तो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश वाराणसी में नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग का कॉलेज स्थित है। ये जो है क्या कह रहा है, असत्य बताया गया। इससे आगरा में है तो ना, बाकी सही है। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी 1859 में इलाहाबाद से कानपुर तक चलाई गई थी, ये राइट है। एशिया और भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको सेट मुगल सराय में है। एशिया और भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको सेट मुगल सराय में है, कह रहा है। और सही है ये आंसर। और राजपक्षी सारस उत्तर प्रदेश का क्या है? राजपक्षी सारस इस समय संकटग्रस्त शरीर में संपूर्ण विश्व का 40% है, उत्तर प्रदेश में ही सारस मिलते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ज़्यादा सारस मिलते हैं, कह रहा है। फिर देख लेते हैं इसमें से, इंसुलिन प्राप्त होता है किससे होता है? इंसुलिन प्राप्त डहेलिया की जड़ों से, डहेलिया की जड़ों से होता है इंसुलिन प्राप्त होता है, कह रहा है ये। और अग्राशय की बीटा कोशिकाओं
B सेल से कह रहे हैं। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वो क्या होगा? माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित किससे है? तो आ जाएगा नक्श से, ठीक है। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित नक्श से है ये, तो याद रखना। भारत ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा हासिल कर ली है लेकिन घरेलू खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की, इसका क्या तात्पर्य है कह रहा है ये? देखते हैं इसके इसमें क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि भारत जो है, भारत के पास पर्याप्त खाद्य भंडार है लेकिन सभी परों में घरों होगा है, सभी घरों में पहुंच से बाहर है, ठीक है। ये आंसर कह रहा है। सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? आंसर आ जाएगा 9वीं, ठीक है। सामाजिक न्याय एवं समानता किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? तो 9वीं आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये करता है आपका कौन? WEF करता है, ठीक है। WEF क्या करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फंड जो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करता है। ये इंपॉर्टेंट है गाइस। विश्व आर्थिक मंच जो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वही था जो पहले मैं एक बता रहा था। उसके बाद देखते हैं आज। हाँ, ये आ सकता है आदमी का, तो भी विचार कीजिए कह रहा है। तुकाराम ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की कह रहा है? एक तुकाराम ने की वारकरी संप्रदाय की, ठीक है। इसके नीचे है, अकबर ने 1562 में युद्धवादियों को दास बनाए जाने पर रोक लगाई। 1500 तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1500। तो कह रहा है ऑप्शन क्या है? डी। उपरोक्त तो तीनों सही है कह रहा है, तो अकबर का ये सही हो जाएगा। 1564 में जजिया पर रोक लगाया था अकबर ने। 63 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की थी। और पहला आ जाएगा, अकबर ने 1562 में युद्ध बंदियों को दास बनाए जाने पर रोक लगाई थी। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है ऑप्शन, निम्न घटनाओं का सही कालक्रम क्या होगा? सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले हुआ था संताल विद्रोह हुआ था 1855 से लेके 56 में, ठीक है। याद रखना, संताल विद्रोह 1855 से 56 से। और उसके बाद सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 में, आपको पता ही होगा सिपाही विद्रोह, वही स्वतंत्रता सेनानी वाला 1857, जिसमें मंगल पांडे वाले, ठीक है, वो जो चला था। सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है उसको, और कई चीज़ें कहा जाता है उसको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नील विद्रोह 1860 में हुआ था। दक्कन के दंगे ये हुआ था 1874 से 75 में। तो नील विद्रोह था 1860 में, और सिपाही विद्रोह 1857 में। संताल विद्रोह हुआ था 1855 और 56 में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया है? तो कौन किया गया है? टेक्नीशियन टेक्स टेक्नीशियम क्या है ये तत्व जो है सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया है, ठीक है। रासायनिक तत्व है कह रहे हैं जिसका परमाणु, क्या कह रहे हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 43 है। एक टेक्नीशियन कृत्रिम रूप से उत्पादित प्रथम तत्व है। वर्ष 1937 में इस तत्व का सर्वप्रथम निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित युग्म में से कौन सम्मिलित नहीं है कह रहा है? तो क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि डी वाला गलत है, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। तो पायरीम है अग्निशामक, सल्फर डाइऑक्साइड है अम्ल वर्षा, फ्रेयॉन है परिस्थितक, ठीक है। जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसकी वजह से अम्ल वर्षा होती है ना, तो फायरीन अग्निशामक हो गया, फ्रेयॉन परिस्थितक। डी वाला ऑप्शन गलत है, कह रहा है फुलरीन कार्बन का एक उपयोगी अप्रूव है। इसकी खोज 1985 में प्रोफेसर आई इसमेली, सर हेरोल्ड डब्ल्यू कोटो एवं रॉबर्ट एफ काला द्वारा की गई थी। इसके बाद है, नास्कोपीन किससे प्राप्त होता है? ये आपका पोस्ता पापी से होता है, ठीक है। पोस्ता पापी से नास्कोपीन प्राप्त होता है। चिकित्सक दृष्टि से महत्वपूर्ण नेमकाफीन पास्ता से प्राप्त होता है। इसके बाद विटामिन B3 की कमी से होता है। क्या होता है विटामिन B3 की कमी से? प्लेग्रा। विटामिन बी की कमी से, B3 की कमी से प्लेग्रा चर्म चर्म टाइप का होता है ये, ठीक है। विटामिन B1 की वजह से कह रहा है ये बालों का झड़ना तथा चर्म रोग। विटामिन B1 की वजह से, B1 है B17 है आई थिंक, पता नहीं क्या ये। तंत्रिका और तंत्र की गड़बड़ियाँ कह रहा है ये, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं हम। हाँ, ये B12 है क्या? हाँ, B12 है, B12 है। विटामिन B12 तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ। विटामिन B7 बालों का झड़ना तथा चर्म रोग। विटामिन B3 प्लेग्रा चर्मग्राह। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट होंगे। निम्न में से किसे धरकरी संप्रदाय का प्रमुख संत माना जाता है? धरकरी संप्रदाय का प्रमुख संत माना जाता है किसे? रामदास को धरकरी संप्रदाय का प्रमुख संत माना जाता है। रामदेव ने वारकरी संप्रदाय की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई। शंकर देव वैष्णव तथा एक शरण संप्रदाय से जुड़ा था इनका, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है चारों ऑप्शन।
पहले तो ऊपर ऑप्शन हो जाए धरकरी संप्रदाय का जो प्रमुख संत थे वो हो जाएंगे रामदास। तो रामदास को धरकरी संप्रदाय का प्रमुख संत माना जाता है। नामदेव ने वारकरी संप्रदाय की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई थी। और शंकर देव वैष्णव तथा एक सदर्ण संप्रदाय से जुड़ाव था इनका, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यात्री बारबोसा किस शासक के काल में आया था? यात्री बारबोसा किसके शासन काल में? कृष्णदेव राय के शासन काल में आया था। कौन? बारबोसा। तो निकोली कोटी आया था देवराय फर्स्ट के उसमें, बारबोसा कृष्णदेव राय के में। नूनीच आया था अच्युत राय के उसमें। मनुची आया था शाहजहाँ के उसमें। पूछ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मनुची आया था शाहजहाँ के उसमें, नूनीच आया था अच्युत राय के उसमें, बारबोसा आया था कृष्णदेव राय के उसमें, और देवराय फर्स्ट के उसमें निकोली कोटी आया था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1881 में फैक्ट्री अधिनियम कारखानों में किस आयु से कम के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगता है? तो 9 वर्ष के रहा है। 1881 के फैक्ट्री अधिनियम ने कारखानों में 7 से लेकर 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया तथा 7 से लेकर 12 वर्ष के तक के बच्चों को अधिकतम अवधि 9 घंटे तक की गई थी। याद रखना है, फैक्ट्री वाला है तो इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। बांसखेड़ा अभिलेख पर किसके हस्ताक्षर अंकित हैं? डी हर्ष के। बांसखेड़ा बांसखेड़ा अभिलेख का संबंध हर्षवर्धन से है और यह 28 से 37 एडी के मध्य हर्ष के 22वें शासन वर्ष के दौरान है कह रहा है ये। उसके बाद अगला, डॉन सोसाइटी की स्थापना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा किस पृष्ठभूमि पे की गई थी? तो एक की थी भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की रिपोर्ट पे, ठीक है। तो डॉन सोसाइटी की स्थापना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की रिपोर्ट की पृष्ठभूमि पर की गई थी। याद पूछना, डॉन सोसाइटी की स्थापना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा की गई थी। अब इसके बाद इम्पोर्टेंट है ये, देखते हैं इसको। गुजरती है विश्व रेखा किससे गुजरती कह रहा है? युगांडा, जायरे, इक्वाडोर, गेबॉन, किरीबाती, इस सबसे गुजरती कह रही है। ये कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है इस सबसे गुजरती है विश्व रेखा, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है विश्व रेखा किससे किससे गुजरती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा। तो ऑप्शन ए है, विश्व रेखा निम्न से किस देशों से गुजरती वाला है? ज्वालामुखी पर्वत माउंट पोपा कहाँ स्थित है? माउंट पोपा कहाँ है? ये आपका आ जाएगा म्यांमार में, ठीक है। माउंट पोपा शांत ज्वालामुखी है जो है म्यांमार में, इंपॉर्टेंट है। काटो मैदान किस निम्न में से किस देश से संबंध स्थित है? तो ये आ जाएगा जापान में। काटो मैदान कहाँ है? जापान में। काटो मैदान जापान के हिंसू द्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है। मरुस्थल मोजाबे किस देश में स्थित है? तो ये है आपका यूएसए में है, मरुस्थल मोजाबे यूएसए में। कह रहे हैं में से कौन सा एकदम सही सम्मिलित नहीं है? तो ये आ जाएगा आंसर क्या? विकल्प डी को छोड़कर बाकी सही सही है। कह रहे हैं कोसावा ठंडी स्थानीय पवन है जो सर्बिया के क्षेत्र में चलती है। कोसावा कोसावा चीन में नहीं है बल्कि कहाँ है? सर्बिया के क्षेत्र में चलती हुई ठंडी स्थानीय पवन है। और जोड़ा जो है अर्जेंटीना में, और हुबूब सूडान में, खाजरी अजरबैजान में है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ब्लू नील अपनी उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम के समीप श्वेत नील से मिलने के बाद नील नदी कहलाती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक कह रहे दो, अरे ऊपर भी ऑप्शन, नील नदी श्वेत नील एवं ब्लू नील के मिलने से बनी है। नील नदी श्वेत नील एवं ब्लू नील के मिलने से बनी है। एक कह रहा है श्वेत नील का उद्गम विक्टोरिया झील से, जबकि ब्लू नील का उद्गम इथोपिया के पठार से होता है। तो क्या होगा आपका आंसर? कहते उपयुक्त सभी हैं, सभी सही हैं गाइस ये, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो नील नदी है वो श्वेत नील एवं ब्लू नील के मिलने से बनी है यहाँ, ठीक है। तो उसके बाद अगला, आइनू जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? आइनू पाई जाती है जापान में दोस्तों, जापान में पाई जाती है, ठीक है। गर्म है, ठीक है। ह्यूबुब क्या है? गर्म स्थानीय पवन है जो सूडान में पाई जाती है। जोंडा भी गर्म स्थानीय पवन है जो अर्जेंटीना में पाई जाती है। खाजरी जो है स्थानीय ठंडी पवन है जो अजरबैजान में पाई जाती है। और एक ऑप्शन और एक रखा था इसने, क्या? कोसावा ठंडी स्थानीय पवन है जो सर्बिया के क्षेत्र में चलती है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं ये क्या कह रहा है। कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? आपको बताना है कितने कक्ष होते हैं। 13 कक्ष होते हैं। तो कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। तो बताइए मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।